हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आ गए हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ। और आज हम फिर से 20 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना क्लियर करना चाहती हूँ कि हो सकता है लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से मेरी वीडियोस की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो, पर मैं ये डैम श्योर हूँ मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है। जो भी 11th क्लास की सीरीज़ मैंने चला रखी है और एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप वो सारी सीरीज़ को कंटिन्यू करना। अगर आप पीजीटी, एचएसएससी पीजीटी या फिर किसी भी पीजीटी कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एचएसएससी ग्रुप 6 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मस्ट है कि आप सारी वीडियोस देखना। पूरा एचएसएससी ग्रुप 6 का सिलेबस कवर किया जाएगा, कंप्यूटर, हरियाणा जीके एंड कॉमर्स, ऑल द पार्ट्स। तो हो सकता है कि आपको क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी ये सब इतना अच्छा ना मिले, पर कंटेंट आपको अप टू मार्क मिलेगा। तो आप उस चीज़ कंटेंट के लेने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वीडियो क्वालिटीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 141। अ बिजनेस एंटरप्राइज इंट्रोड्यूस अ मशीन कॉस्टिंग 5 लाख। एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है, वो मशीन लेके आई है कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की। इट्स एस्टिमेट्स इज यूजफुल लाइफ फॉर 10 years विद रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 0। जो बाद में रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? लास्ट में जो 10 साल यूज़ करने के बाद जो मशीनरी की वैल्यू बचती है कि वो स्क्रैप में 1,000 की जाएगी, 2,000 की जाएगी, वो इसकी कुछ भी नहीं है, 0 है। However, the accountant charges the entire 5 lakh to the profit and loss account in every first year. In very first year, पहले साल में ही उसने चार्ज कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस से पूरी मशीनरी को। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैज़ बीन वायलेटेड। तो कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो वायलेट हुआ है? ठीक है। और इसमें मैंने आंसर ले लिए हैं। आप पहले आंसर को हाइड करके पहले अपना खुद आंसर दे सकते हैं, उसके बाद मैं सारे ही ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें उसी साल इसको प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं करना था। अगर हम मशीनरी को 10 साल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 10 साल में डिवाइड करना था मशीनरी की वैल्यू को और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में डालना था। मैचिंग प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल या फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो जो मैचिंग प्रिंसिपल है वो हमारा ये बोलता है कि जिस पीरियड की को इनकी इनकम को जनरेट करने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किए हैं उनको उसी ईयर की इनकम में से उन एक्सपेंसेस को मीट आउट करेंगे। ठीक है। हाँ, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 10 साल के लिए मशीनरी यूज़ होगी तो हम 10 साल प्रॉफिट अर्न करेंगे मशीनरी से, तो एक्सपेंसेस भी 10 साल में ही डिवाइड होंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसको हम कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें हम क्या होता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, इसमें हम प्रॉफिट्स को लेके नहीं चलते हैं और लॉस, एंटिसिपेटेड लॉस को कंसीडर करते हैं। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल की सारी मटेरियल जो चीज़ें होती है सिर्फ उनको ही लिखते हैं, सारी चीज़ों को नहीं लिखते हैं। जो बिज़नेस के लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्क्लोज करते हैं। फुल डिस्क्लोजर ये मैटेरियलिटी कंसेप्ट का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल है वो अपोजिट है। फुल डिस्क्लोजर में हम हर एक चीज़ को दिखाते हैं, जैसे कि कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हम नीचे शो करते हैं। ठीक है। हाँ, जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उस टाइम पे। तो आंसर इज मैचिंग प्रिंसिपल। आप एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट कर सकते हैं पॉज करके, वैसे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म दे ब्रिंग अ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो न्यू पार्टनर आता है तो कैपिटल भी लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आता है। दिस प्रीमियम अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर इन विच स्पेसिफिक रेशियो। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें कौन सी रेशियो में दिया जाता है? तो हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमारा दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही उन, मान लो ए और बी दो पार्टनर थे, सी आया, जितना शेयर इन्होंने इसको दिया है, जितना सेक्रीफाइस उन्होंने सी की इनकम के लिए किया है, अगर ये गुडविल लेके आता है तो उतनी ही गुडविल इनको मिलेगी जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। तो ये होता है हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इज a company forfeited 100 equity share of the siege issued at a par for the non-payment of final call of 3 per share। 10 रुपये का शेयर था, 100 शेयर थे, 10 रुपये का एक था और उसमें से 7 आ चुके हैं, 3 फाइनल कॉल पे 3 रुपये नहीं आए हैं।
What is the maximum discount that the company can legally allow at the time of reissue of this share 100 shares? वैसे जो हम शेयर्स इशू करते हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। अब पहले करते थे, अब नहीं है कि हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। सिर्फ हम फॉरफिटेड शेयर को एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ये फॉरफिटेड शेयर हैं इनको मैक्सिमम हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? अब देखो, हमें कितने पैसे मिल चुके हैं, हमें 7 रुपये मिल चुके हैं 100 पे, मतलब कि 700 रुपये हमें मिल चुके हैं। तो जितना हमें पैसा मिल चुका है उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। आगे हम इशू करेंगे तो 700 रुपये जितना मैक्सिमम हम डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कंपनी एक्ट 2013 द बैलेंस रिमेनिंग इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर द रेशियो ऑफ ऑल फॉरफिटेड शेयर मस्ट बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? हमने शेयर फॉरफिट किए, मान लो फॉरफिचर अकाउंट में गया, जैसे पिछले क्वेश्चन में था 700 रुपये आ गए थे तो वो शेयर फॉरफिचर में चले गए। हमने शेयर को इशू किया दोबारा से, और मान लेते हैं हमने 8 रुपये में इशू किया दोबारा से, तो 2 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया, तो इसमें से 200 रुपये यूज़ हो गए। तो ये बोल रहा है कि जो 500 रुपये बचे हैं, जो ये 500 रुपीज़ बचे हैं, इनको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो इनको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मेड ऑन द रेशियो फॉरफिटेड शेयर इज़ द कैपिटल गेन फॉर द बिजनेस। तो ये हमारा क्या होता है? कैपिटल गेन होता है, सिंस इट अराइज फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल कैपिटल एक्टिविटी, क्योंकि हमारी नॉन ऑपरेशनल से हुआ ना, ऑपरेशनल से तो नहीं हुआ, नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटी से हुआ है, तो ये परमानेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है हमारा कैपिटल रिजर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, In the context of business ownership framework, which of the following is considered the oldest and most traditional form of public sector enterprise? बहुत ही oldest और traditional कौन सी है? मैंने आपको 11th क्लास की जो सीरीज़ है उसमें ये चैप्टर भी करवा चुकी हूँ। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि हमारी स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन होती हैं, गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, डिपार्टमेंटल होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं। ठीक है, तो स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन में मैंने आपको बताया था कि जो एक एक्ट के थ्रू जो बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा SBI का मैंने एग्जांपल लिया था कि SBI है वो एक्ट के थ्रू एक स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन है। एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट में जो वो बनाया गया है, उसके खुद के ट्रेजरी फंड्स होते हैं, वो थोड़ा इंडिपेंडेंट होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। ठीक है, तो मैंने बताया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं तो अगर आपको थोरोली देखना है तो। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती हैं? जिसके 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, वो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कौन सी होती हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स वो होती हैं जैसे कि हमारा रेलवेज़ है, पोस्टल सर्विसेज है, ये हमारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं। इनकी जो मैनेज करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो इनको पैसा मिलता है मैनेज करने के लिए वो गवर्नमेंट ट्रेजरी से मिलता है। ये अंडरटेकिंग्स से जो भी हमें इनकम जनरेट होती है वो भी ट्रेजरी में जाती है। गवर्नमेंट का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट ही इनको रन कर रही होती है। ठीक है, तो ये ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन सी हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्स एंड वाई हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो, एक्स एंड वाई शेयर करते हैं रेशियो 3:2 में। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जेड आया है वो 1/5 के लिए आया है। ठीक है, 1/5 के लिए आया, तो मान लेते हैं कि हमारा टोटल शेयर था वो 1 था, उसमें से 1/5 किसका? एक सेकेंड, 1/5 के लिए कौन आया है? जेड। तो कितना बच गया? 4/5, 4/5 बच गया ना। तो 4/5 में से ये कितना है? 3 शेयर है, 5 में से 3 किसका है? एक्स का, तो 3/5, तो 12/25 एक्स का हो गया। वाई का कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2/5 हो जाएगा, तो 8/25 किसका हो गया? वाई का। और जेड का कितना है? 1/5 के लिए आया है। इनको हम नीचे से इनका बेस सेम करेंगे, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, और यहाँ नीचे भी 5 से करेंगे तो 25। तो बेस सेम है तो हम ऊपर वाली रेशियो आ जाएगी 12:8:5। ये हमारी क्या आ जाएगी? रेशियो। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट इज which short term money market instrument is an unsecured promissory note
इशूड बाय हाईली क्रेडिट वर्थ कॉरपोरेशन टू मीट देयर ट्रांजिट वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो सबसे पहले ये एक हिंट मान लो क्वेश्चन में हुआ होता है, जैसे कि नोट इशूड हाईली क्रेडिट वर्थ कॉरपोरेशन, जो कंपनी जिनकी बहुत ही विश्वसनीय कंपनी है मार्केट में कि उनके प्रॉफिट्स होते हैं, या फिर तो वो एक मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जिसको अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो होते हैं कमर्शियल पेपर को कमर्शियल कंपनीज करती हैं, तो आप इस तरीके से याद भी रख सकते हैं कमर्शियल पेपर। ठीक है, कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट बाय हाईली रेटेड कॉर्पोरेट बोरोवर्स टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स। रेज करने के लिए यूज़ होता है और ये टिपिकली 7 से 1 साल के लिए होता है। ठीक है, और ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि कितने के मल्टीपल में ये प्रोमिसरी नोट इशू होते हैं, कितने पैसे के मल्टीपल में, 1 लाख के, 5 लाख के, कितने के। ठीक है, ये आप मेरे को बताना। ये टॉपिक भी हम पूरा डिस्कस करेंगे अभी आगे आने वाली क्लासेस में फुल, जिसमें हम ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ये यहाँ वहाँ पे ये टॉपिक कवर कर लेना, अभी मैंने आपको ये बता दिया है। Next question is, what happened to the net working capital of a firm if it pays off a long term liability using its existing cash balance? अगर हमारी नेट वर्किंग कैपिटल को क्या होगा, अब मान लो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल है 5,000 रुपये और हमने एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे कर दी है, हमने एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे कर दी है, तो उससे क्या होगा, तो हमारी जो ये नेट वर्किंग कैपिटल में से पे की है तो हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगा ना कैश बैलेंस। 5,000 में से अगर हम पे करेंगे तो सीधी सीधी डिक्रीज़ हो जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अगर हम यूज़ करते हैं कैश विच इज़ करंट एसेट टू द सेटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रिड्यूस द टोटल करंट एसेट वाइल लिविंग करंट लाइबिलिटी अनटच्ड, देयरफॉर द ओवरऑल नेट वर्किंग कैपिटल विल डिक्रीज। तो हमारी क्या होगी, करंट एसेट्स को यूज़ कर देंगे हम लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो हमारी लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ रह जाएंगी और हमारी नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि हमारी करंट एसेट्स कम हो जाएंगी। ये 5,000 से मान लो 2,000 हो गए, यहाँ पे ये पहले 1,000 है तो ये 1,000 ही बचे। लेकिन अगर ये 5,000 ही बचते हैं ये, तो यहाँ पे 4,000 नहीं बच जाता। तो आप देख लेना, ईजी है ये क्वेश्चन। एक सेकेंड भाई। Next question. Henry Ford laid down 14 principles of management. Which principle state that an employee should receive order and be accountable to the only one सुपीरियर सुपरवाइज़र? तो एक 14 प्रिंसिपल दिए हैं हेनरी फेन्योल ने, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहा जाता है हेनरी फ्यूल को, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। इन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे। तो ये बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल जिसमें ये बोला गया है कि एक सुपीरियर ही होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के ऊपर जहाँ से उनको ऑर्डर मिले। तो यूनिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन या सेंट्रलाइजेशन। तो क्या होगा, तो यूनिटी ऑफ कमांड होगा। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होगा कि एक एम्प्लॉयज़ को एक ही सुपरवाइजर है वो डायरेक्शन देगा काम करने के लिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि वन हेड वन प्लान ही होगा, एक हेड तो एक ही प्लान होगा उनका, मतलब कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक ही प्लान होगा, एक ही डायरेक्शन में वो काम करेंगे। स्केलर चेन क्या होती है हमारी, जैसे कि स्केलर चेन इस तरीके से होती है, ये सीक्वेंस में हमें बात करनी है तो पहले ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास, ये इसके पास। लेकिन इमरजेंसी हो जाती है तो ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं। बहुत बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन भी, गैंग प्लैंक क्या होता है, तो ये डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। वैसे हम एक स्केलर चेन के थ्रू है वो बात करते हैं बिजनेस में। दूसरा है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में कहते हैं सारी अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट के पास होती है, ठीक है, सारे डिसीजन वो खुद से ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्रिपेयरिंग ए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस के स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक के। कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट है मतलब कि नेगेटिव बैलेंस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ शुड एन आइटम शोइंग चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टू बी ट्रीटेड। तो हम कैसे उसको करेंगे, मीन्स हमने कि चेक को इशू कर दिया, चेक इशू कर दिया तो हम कैश बुक में चेंज कर सकते हैं, हम बैंक में तो कर नहीं सकते। तो हमने चेक इशू किया तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक में से माइनस कर देंगे ना, माइनस कर देंगे उस अमाउंट को। लेकिन वो
बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, लेकिन वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट, बैंक में से वो चीज़ माइनस नहीं हुई है, ठीक है, माइनस नहीं हुई है, बैंक में से वो माइनस हुई नहीं, लेकिन हमने कर दिया है। एक सेकेंड, तो हम क्या करेंगे, हमने बैंक जो इशू कर दिया चेक, तो इमीडिएटली कैश का बैलेंस हमारा डिक्रीज़ हो गया, लेकिन बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज़ नहीं हुआ, वो एज इट इज़ ज़्यादा ही है। तो इसके इक्वल लाने के लिए, कैश बुक को इक्वल लाना है इसके, तो हमें ये दोबारा से प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमारी ओवरड्राफ्ट के साथ शुरू हुई है, मतलब कि नेगेटिव बैलेंस के साथ। हमने चेक इशू किया तो हमने और नेगेटिव कर दिया, मतलब कि हमारा ओवरड्राफ्ट मान लो पहले 1000 था, तो हमने चेक इशू किया तो हमारा 1000 रुपये का, तो हमारा ओवरड्राफ्ट 2000 रुपये का हो जाएगा कैश बुक में, नेगेटिव बैलेंस। लेकिन बैंक में से तो वो माइनस हुआ ही नहीं, बैंक में तो हमारा अभी भी वो पॉजिटिव में ही दिखा रहा है, तो ये हमने ज़्यादा माइनस कर दिया ना, ज़्यादा कर दिया ओवरड्राफ्ट का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे, जो हमने ज़्यादा ओवरड्राफ्ट कर दिया है 2000, ये नहीं होना चाहिए था, 1000 ही होना चाहिए था, तो हम इसको 1000 करने के लिए माइनस कर देंगे 1000, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये कि कैसे होगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Next question. According to M.N. Mishra, which basic principle of insurance specifies that the insured party must stand in a legal relationship to the subject matter, whereby they benefit from its safety and suffer economic loss from its damages? तो हमने जो चैप्टर 4 या पता नहीं 3rd किया 11th क्लास का, उसमें मैंने इंश्योरेंस के बारे में भी कवर किया, और यहाँ वहाँ पे भी ये चीज़ मैंने बताई है कि हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ में जिसका हम इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मीन्स उसकी चीज़ के चले जाने से हमें लॉस होना चाहिए, और बची है तो हमें उससे फ़ायदा होना चाहिए उस चीज़ से, तो वो होता है हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तभी हम उसका इंश्योरेंस करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज, इफ़ द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी अमाउंट टू बी 3,50,000 हैं, जो टोटल एक्सपेंसेस हैं एक कंपनी के, एंड इट्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख, व्हाट इज़ अ फॉर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगी, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होंगे हमारे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे 3,50,000, ठीक है, और नेट सेल आती है अपॉन में, वो कितनी है 10 लाख इंटू 100, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नेट ऑपरेटिंग, ये हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, एक्सपेंस आ जाएगा ना, तो हमारे एक्सपेंस कितने हैं 35%, तो प्रॉफिट निकालना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू 100% होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमारी 100% है, तो उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तो 65% हमारे क्या बच जाएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगी हमारी 65%, ठीक है। मतलब कि टोटल हमारा 100 होता है, उसमें से हमारे जो एक्सपेंसेस थे वो कितने थे 35% थे, तो बच गया कितना 65% हमारे प्रॉफिट्स बच गए, ठीक है। नेक्स्ट इज, अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर डज अ फर्म एक्सपीरियंस अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, मीनिंग द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, मीन्स ऐसे डायग्राम बनता है परफेक्ट मार्केट का, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं हम इसको, कि मतलब कि हमारा थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हुआ तो हमारी डिमांड है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो सेम प्राइसेस पे हमारी डिमांड है वो मतलब कि डिमांड है वो सेम रहती है, अगर प्राइसेस हमारे स्लाइटली भी अप या डाउन होते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, डिमांड जीरो हो जाएगी। तो ये होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन में। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म आर द प्राइस टेकर डीलिंग इन होमोजेनियस गुड्स, इस मार्केट में गुड्स होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं, और वो जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है। द डिमांड कर्व इज़ अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू द एक्स एक्सिस मैंने दिखा दिया, ये डिमांड कब है, रिप्रेजेंटिंग इन्फिनिटी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि हम इन्फिनिटी तक डिमांड कर सकते हैं, हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है वो क्या होगी इसमें, इन्फिनिटी। और एक हमारी होती है परफेक्टली इन इलास्टिक, जिसमें हमारे ये होता है प्राइस ऊपर नीचे होते रहेंगे, डिमांड उतनी ही रहेगी। तो इस यहाँ पे हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू जीरो होती है, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैनेजमेंट द स्पैन ऑफ कंट्रोल डायरेक्टली रेफर्स टू, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि हम मैक्सिमम कितने सबऑर्डिनेट्स को मैनेज कर सकते हैं अपने अंडर, तो वो होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। दो ऑप्शन देखते हैं, द टाइम लिमिट एलोकेटेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट और टास्क, नहीं, टाइम एलोकेटेड तो नहीं होता। द स्ट्रक्चरल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी हायरार्की, नहीं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सिंगल सुपीरियर, हाँ, तो ये होता है कि कितने मतलब कि सुपीरियर के द्वारा कितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, तो वही होता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट इज द एरर ऑफ कमीशन ऑकर इन अकाउंटिंग बुक्स व्हेन, तो हमारा जो पिछली जो MCQ सीरीज़ के क्वेश्चन है उसमें मैंने एरर्स के बारे में आपको बहुत डिटेल से बताया था। तो एरर ऑफ कमीशन ऑकर कब होता है, ठीक है, तो ट्रांजेक्शन इज़ कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम बीइंग रिकॉर्डेड, तो ये तो एरर ऑफ ओमिशन हो गया। ए ट्रांजेक्शन इज़ फंडामेंटली रिकॉर्डेड इन वोलेशन ऑफ साउंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो ये क्या होगा हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए। एन एंट्री इन द रिटर्न विद इनकरेक्ट फिगर, इनकरेक्ट फिगर हो गए, पोस्टेड टू द रोंग अकाउंट और एडिड इनकरेक्टली, ठीक है, रोंग अकाउंट में रोंग अमाउंट डाल दिया, इनकरेक्ट फिगर्स हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक होगी, मतलब कि प्लस माइनस में मिस्टेक होगी, वो सारे क्या होते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो आंसर नंबर सी। टू सेपरेट एरर कैंसल आउट, ही तो ये हमारा कंपनसेटिंग एरर होता है। Next is which motivational theory classified human structural need into a definitive hierarchy containing 5 levels ranging from physiological survival up to the self actualization, तो किसकी थी, सबको पता है ये, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो थी हमारी मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। इसमें हमारे सबसे पहले नीड क्या होती है, ऐसे पिरामिड होता है ना, फर्स्ट होती है फिजियोलॉजिकल नीड, नेक्स्ट सेफ्टी, उसके बाद सोशल रिलेशन आ जाते हैं हमारे, उसके बाद एस्टीम, और सबसे टॉप पे क्या होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो ये होती है हमारी मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट इज अ कंपनी परचेज अ डिलीवरी वैन बाय पेइंग कैश, कैश में एक डिलीवरी वैन परचेज की, व्हाट इज़ द इमीडिएट नेट इम्पैक्ट ऑफ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑन द टोटल एसेट ऑफ द फर्म, तो टोटल एसेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने कैश में पेमेंट करके खरीदी है, ये भी बात ध्यान रखना। देखो अब हमारे पास कैश था 1 लाख रुपए का, ठीक है, हमने 50,000 की एसेट खरीद ली वैन, अब हमने 50,000 की, ये हमारे एसेट साइड है बैलेंस शीट की, कैश भी हमारा एसेट साइड आता है, और मशीनरी ये वैन है, ये वैन कहाँ दिखाई देगी, एसेट साइड 50,000 रुपये की, लेकिन 50,000 हमने कैश माइनस करना पड़ेगा क्योंकि कैश हमने दे दिया, तो इफेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे 50 बच गए और ये 50 मिलके 1 लाख ही हो गए जो कि पहले थे ही। तो क्या हुआ कि हमारा जो टोटल एसेट है वो कम्प्लीटली अनचेंज्ड रहेगी, ठीक है, तो सेम ही रहेगी। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी 1998, बहुत बार क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1988 में। इन विच ईयर डिड इट रिसीव फुल स्टैच्यूटरी पावर थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसको स्टैच्यूटरी पावर कब मिली थी, तो 1992 को ये स्टैच्यूटरी एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हो गया था। पहले ये 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन स्टैच्यूटरी पावर थी वो 1992 में इसको मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज फ्रॉम 10 से 12, मान लो प्राइस है किसी कमोडिटी के वो 10 से पहले अब 12 हो गए, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड फॉल फ्रॉम, तो प्राइस बढ़ गए हैं, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो गई, पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई 9, तो व्हाट इज़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द कमोडिटी यूजिंग द सिंपल परसेंटेज मेथड, तो सिंपल परसेंटेज मेथड को यूज़ करते हुए हमें बताना है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, परसेंटेज change in quantity demanded upon percentage change in price, यही होता है फॉर्मूला। तो परसेंटेज चेंज पहले निकालेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हुआ है 10, कितने से
100 से, तो कितना चेंज आया 10%। क्वांटिटी डिमांडेड में कितना आया 10, और इसमें कितना आया है 2, कितने से आया है 10 से। प्राइस में की बात कर रही हूँ मैं, 100 से करेंगे तो कितना हो गया 20 हो गया ना। तो ये क्या होगा 10 डिवाइडेड बाय 20, तो ये करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। आपको समझ आ गया होगा वो, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले फार्मूला बता दिया है, फिर सिंगल परसेंटेज निकाला है दोनों का, और फिर वो परसेंटेज फार्मूले में पुट कर दिया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना था 10%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना था 20%, वो नीचे लिख दिया, वो ऊपर लिख दिया, काटेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज which prominent financial statement track the inflow and outflow of cash and cash equivalent under the 3 distance activity classification: operating, investing and financing। तो किसके अंदर हम ये डिवाइड करते हैं और इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश देखते हैं? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके थ्रू बनाई जाती है, आप मुझे बता, सॉरी मैंने ये बता दिया और नीचे लिखा भी हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर इंड एस पूछे तो इंड एस 7 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। इसमें 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ को, इन्वेस्टिंग जिसमें हम एसेट परचेज करते हैं सेल करते हैं वो सारी एक्टिविटी आती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जिसमें हम लोन लेते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे थे 20 क्वेश्चंस। होप आपको समझ आए होंगे। आप दोबारा से देख सकते हैं, अगर समझ नहीं आए हैं तो रिवाइंड करके आपको ज़रूर समझ आएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपसे एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस कर रही हूँ। इन टॉपिक से रिलेटेड हम कंप्लीट सिलेबस भी करेंगे, तो आप मेरे साथ वहाँ पे भी मेरी जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं जो जहाँ पे मैं टॉपिक कवर करवा रही हूँ वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ 1 या 2 वीडियो डेली एमसीक्यूज़ की भी लगाइए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।